हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग इंडिया रसिया रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं ना इंडिया रसिया रिलेशनशिप के, उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, पॉलिटिकल रिलेशन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, ट्रेड रिलेशन हो गया, देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन, एनर्जी रिलेशन, ऐसे करके वेरियस जो डायमेंशन है इंडिया रसिया रिलेशनशिप की, उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में, देन हम जाएंगे किस पे, मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द बायलैटरल रिलेशन, एंड देन लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि अभी फ़िलहाल में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, किस तरीके से रसिया के रिलेशन चाइना के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं, किस तरीके से इंडिया की जो इंगेजमेंट है वो यूएस के साथ इंक्रीज़ हो रही है, किस तरीके से अलाइनमेंट चेंज हो रहे हैं, नए पावर जो न्यू पावर है वो इमर्ज हो रही हैं, न्यू अलाइंसेस बन रहे हैं जैसे कि क्वाड। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया रसिया रिलेशनशिप पे, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करें एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते हैं, एक ओवरव्यू दे सकते हैं इंडिया रसिया रिलेशनशिप का। जैसे कि इंडिया रसिया के बीच की जो रिलेशनशिप है, जो टाइज है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन रही है, राइट, टाइम टेस्टेड। मतलब दोनों ही कंट्रीज़ की जो बायलैटरल रिलेशन है, आपने एक बार जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनका एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर रहता है कि इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि इंडिया भारत का ट्रू फ्रेंड कौन है। ओके, वो रसिया है। तो इस तरीके की, मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन रही है इंडिया और रसिया की। दोनों ही कंट्रीज़ ने एडॉप्टेबिलिटी शो की है। एडॉप्टेबिलिटी किस डायमेंशन में, नेविगेटिंग द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। मतलब ग्लोबल ऑर्डर तो चेंज होता रहा है, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन कोल्ड वॉर के बाद कोलैप्स या डिसोल्यूशन ऑफ रसिया या सोवियत यूनियन होता है। देन इसके बाद से किस तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है, ओके, बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है। ओके, इसके बाद से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जिस तरीके से अभी न्यू इमर्जिंग पावर्स हो रही हैं। तो ये जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है, इन सिचुएशंस पे भी दोनों ही कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन ने एडॉप्टेबिलिटी शो की है और एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो दोनों कंट्रीज़ के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, दोनों ही कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के दौरान की, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जहाँ पर इंडिया और सोवियत यूनियन के स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप थे, चाहे वो मिलिट्री डोमेन में हो, चाहे वो इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों ना हो। इवन जब डिसोल्यूशन हो जाता है सोवियत यूनियन का, जिसे आप कहते हो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ओके, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, इस सिचुएशन में भी जो इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप हैं वो भी काफ़ी क्लोज रहे हैं और दोनों ही नेशन ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप शेयर की है इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। लेकिन अभी कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दोनों ही कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन के बीच में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है कुछ सालों से। ये कैसे, जो डाउनफॉल है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली इन द पोस्ट कोविड सिनेरियो, इसको हाईलाइट किया जा रहा है मल्टीपल एक्सपर्ट्स के द्वारा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज जो आपको एक्सपर्ट्स यहाँ पर हाईलाइट करते हुए नज़र आएंगे वो रहेगा कि किस तरीके से रसिया का क्लोज रिलेशनशिप बढ़ रहा है विद चाइना एंड पाकिस्तान। आपने देखा होगा एससीओ की मेंबरशिप के दौरान या एससीओ की समिट्स के दौरान। इसके बाद से और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ रहे हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, जो दोनों ही कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशन है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन रहे हैं, इसमें कुछ डाउनफॉल ला रहे हैं। इंडिया की इंगेजमेंट यूएस के साथ जो इंक्रीज़ हो रही है, क्वाड की मेंबरशिप होना, इस तरीके की जो चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, उस पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दोनों ही कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशन डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स सी क्या हम पाते हैं अपने डिस्कशन में।
Now let's come to the what are the different aspects of the Indo-Russia relationship. Okay, different aspects. जैसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो सी गाइज, मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं डिटेल में डिस्कस करूँ डिफरेंट एस्पेक्ट को. देखो, ये जो ये डाउनफॉल है ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट, फैक्टर्स, एंड जिसे हम कॉजेस कह सकते हैं, एंड व्हाट आर द इंसिडेंट्स, मतलब किस तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ ये डाउनफॉल हो रहा है, और उस डाउनफॉल के क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाया जा सकता है. अगर आपको इस टॉपिक पर भी लेक्चर चाहिए तो मुझे इस वीडियो के या इस लेक्चर के नीचे कमेंट करके बताना, हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, राइट, कि किस तरीके से दोनों ही कंट्रीज़ के रिलेशनशिप पे डाउनफॉल हो रहा है और क्या कारण हैं, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं डाउनफॉल को, और वो कैसे हमें दिख रहे हैं. तो मुझे कमेंट करके बताना, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा इस पर. क्या आपको चाहिए सेपरेट लेक्चर? आ जाते हैं हम अपने फिर से डिस्कशन पर, जहाँ पर हमने छोड़ा था. व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो रसिया रिलेशन. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इंडो सोवियत जो ट्रिटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन रही है, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में साइन की गई थी 1971, और इसमें स्पेसिफाइड किया गया था म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को, कि दोनों ही कंट्रीज जो म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड इश्यूज हैं उनमें स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को शो करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटी थी, दोनों ही कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशन को और स्ट्रेंथन किया था. ओके, जो ये ट्रिटी थी स्पेशली उस दौरान आई जब पाकिस्तान के टाइज चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बढ़ रहे थे. ये 1971 का दौर था जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी हुआ था, अगर आपको याद हो, और इस दौरान किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प की. ओके, तो और फाइनली इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है उसके बाद बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है. आपको पता है कि पहले बांग्लादेश किसका पार्ट था? पाकिस्तान का पार्ट था. 1971 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है बांग्लादेश, और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था. तो इस दौरान 1971 में जब इंडो सोवियत ट्रिटी हुई थी पीस की, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी रसिया की इंडिया को. इसके बाद से इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अक्टूबर 2000 में साइन की गई थी, इसके भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स पड़े थे इंडिया रसिया रिलेशनशिप में. एक तरीके से क्वालिटेटिव न्यू चैप्टर्स शुरू हुए थे, जहाँ पर जो कोऑपरेशन लेवल था वो और इन्हेंस्ड हुआ था. बायलैटरल रिलेशनशिप जैसे कि पॉलिटिकल डोमेन में, सिक्योरिटी डिफेंस डोमेन में, ट्रेड के डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस में, ओके, कल्चरल डोमेन में, इन सभी में जो कोऑपरेशन था इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप में, उसमें और कोऑपरेशन ये इन्हेंस्ड हुआ, इंक्रीज हुआ. तो आइए वन बाय वन हम इन वेरियस डोमेन को डिस्कस करते हैं. पहला आता है आपका पॉलिटिकल रिलेशन. पॉलिटिकल रिलेशन की अगर हम बात करें इंडिया और रसिया के बायलैटरल रिलेशन में, तो जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, वो क्या है? इनकी एनुअल समिट मीटिंग. एनुअल समिट मीटिंग कंडक्ट की जाती है, और इसको हेड किया जाता है किसके द्वारा? इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द रसिया. ये जो दो इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन है, अथॉरिटीज़ हैं दोनों ही कंट्रीज़ की, उनके बीच में ये एनुअल समिट मीटिंग होती है. एंड ये क्या है? हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म है, जिससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन की जाती है बिटवीन इंडिया एंड रसिया. ओके, इसके बाद आप देखोगे कि जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं, तो हमारे पीएम के द्वारा आपने देखा होगा कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन जो इंगेजमेंट है या इवेंट्स में पार्टिसिपेशन है या फॉरेन पॉलिसीज़ है, वो किस तरीके से एक्टिव है. और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनफॉर्मल समिट भी हेल्ड की गई थी इंडिया और रसिया के बीच में. मतलब ये तो हो गई फॉर्मल समिट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में हो रही. इनफॉर्मल समिट में क्या होता है? इसमें दोनों के बीच की जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है, इंगेजमेंट बढ़ती है एक तरीके से. इसके अलावा 2 इंटर गवर्नमेंटल कमीशंस
पहला आपका है ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन पे, और दूसरा है मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन में। तो ये दो इंटर गवर्नमेंटल कमीशंस हैं जो एनुअली मिलते हैं, और इन वेरियस डोमेन में, जो ये वेरियस फील्ड है ना, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, इधर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, इसमें क्या करते हैं, कोऑपरेशन और इंगेजमेंट को इंक्रीज करते हैं या इन्हेंस करते हैं। ट्रेड रिलेशन की बात की जाए, दोनों ही कंट्रीज ने प्रॉमिस या कमिट किया है कि वो अपना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट $50 बिलियन इंक्रीज करेंगे, और जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $30 बिलियन तक ले जाएंगे बाय 2025। इससे आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है, जो ट्रेड रिलेशन है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन। डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है इंडो रसिया रिलेशनशिप में। जैसे कि आपने देखा होगा कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में मल्टीपल मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन देखने को मिलता है, और जो ये मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है, जहाँ पर इंडिया पहले सिर्फ क्या करता था, खरीदता था और रसिया बेचता था, ये फ्रेमवर्क चलता था जिसे हम कहते हैं बायर सेलर फ्रेमवर्क। बायर सेलर फ्रेमवर्क क्या है, जहाँ पर बायर कौन था, इंडिया, और सेलर कौन था, रसिया। तो रसिया के द्वारा वेपन्स और बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हो गए और भी बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो सेल किए जाते थे इंडिया को। तो ये फ्रेमवर्क पहले काम करता था। अभी आप देखेंगे कि मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि बायर सेलर फ्रेमवर्क से निकलकर दोनों ही कंट्रीज इन्वॉल्व हैं ज्वाइंट रिसर्च पे। दोनों ही कंट्रीज मिलकर बना रही हैं, ज्वाइंट रिसर्च कर रही हैं, डेवलपमेंट कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स का। इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज रेगुलरली कंडक्ट करती हैं ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, जिसको हम एंड्रा कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स अगर हम देखें इंडिया और रसिया के बीच में, जिससे आपको पता चलेगा कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन कितना ज़्यादा है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। सो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम आपने सुना होगा, जिसको दोनों के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम है। देन 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, सुखोई, जो आपका जो सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एनर्जी कोऑपरेशन में। एनर्जी कोऑपरेशन आपको पता है कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की एनर्जी नीड्स देखें तो वो अलाइन करती हैं रसिया के वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज से। रसिया का मैप आपने देखा होगा, रसिया के पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ह्यूज हैं। इवन यूरोप भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहता है, यूरोपियन कंट्रीज़, रसिया के सप्लाई ऑफ द एनर्जी पे। हाल ही में जब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो एनर्जी जो सप्लाई चेन थी वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई थी। तो आपने देखा था कि यूरोप में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई थी एनर्जी को लेकर। तो इंडिया की भी जो एनर्जी नीड्स हैं, आपको पता है इंडिया में जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, राइट, बट इंडिया की नीड बहुत ज़्यादा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है। इंडिया का भी जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है, तो इंडिया को बहुत ही ह्यूज उसमें डिमांड हो रही है एनर्जी की। और ऐसे में ये इंटरेस्ट अलाइन होता है रसिया के वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज के साथ में, एंड दिस फर्दर लेड टू द कोलैबोरेशन इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट डोमेन हो गई। देन न्यूक्लियर रिलेशन, आपको पता है कि जो रसिया है वो इंडिया के लिए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इन द एरिया ऑफ पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ एक दूसरा भी होता है जो मिलिट्री पर्पस के लिए करते हैं। तो यहाँ पर पीसफुल यूज़ की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। तो जो एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप देखोगे कि रसिया बहुत बड़ा सपोर्टर है इंडिया का। सो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो भी रसिया के सपोर्ट के द्वारा इंडिया में बिल्ड किया गया है।
स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज इस पे कोऑपरेट करते हैं। पीसफुल यूज़ ऑफ द आउटर स्पेस, और जैसे कि सैटेलाइट लॉन्चेस हो गया, यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स हो गया, ओके, रिमोट सेंसिंग हो गया, एंड अदर सोसाइटल एप्लीकेशन है जो आउटर स्पेस की, इस सेक्टर में भी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, कि किस तरीके से दोनों ही कंट्रीज़ इनोवेशन के फील्ड में कोऑपरेट कर रही हैं। ओके, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं। इंडो रसिया ब्रिज टू इनोवेशन, देन कोऑपरेशन इन टेलीमेडिसिन हो गया आपका, क्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, एंड रसिया इंडिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में इम्पॉर्टेंट कोलैबोरेशन है। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें तो इंडिया और रसिया और जो ईरान है ये वर्क कर रहे हैं INSTC। ये क्या है? नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है जो नॉर्थ एंड साउथ को कनेक्ट करेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर जो कनेक्टिविटी इन्हेंस करने का एम है इन कंट्रीज़ का, उसमें भी जो इंडिया और रसिया है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक तरीके से ये एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा बिटवीन एशिया एंड यूरोप के बीच में। कौन? नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इम्पॉर्टेंट और हो जाता है जब चाइना का एक आप प्रोजेक्ट सुनते होंगे, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहाँ पर चाइना का डोमिनेंस है या चाइना का प्रोजेक्ट है, उस बेसिस पे ये एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है और इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल इंगेजमेंट की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर साथ में एक दूसरे के इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया। दोनों ही कंट्रीज़ ब्रिक्स और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जहां पर दोनों कोलैबोरेट करते हैं ऑन द रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ में, जैसे चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो। डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जो दोनों के इंटरनेशनल इश्यूज़, दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं या डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं, उस पर कोऑर्डिनेट करते हैं दोनों ही। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आप देख लो कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए एफर्ट्स कर रहा है कि हाँ, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल पे रिफॉर्म्स होने चाहिए और इंडिया को उसमें परमानेंट मेंबर के रूप में इंक्लूड किया जाना चाहिए। और इंडिया के इस इंटरनेशनल इशू या डिप्लोमेटिक इशू को या इंटरेस्ट को सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? रसिया के द्वारा। ऐसे और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इंडिया के इंटरेस्ट या इंडिया के जो भी एम हैं या जो नेशनल इंटरेस्ट हैं इंडिया के, उसमें सपोर्ट मिलता है रसिया का, इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम कहते हैं दोनों की जो फ्रेंडशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीपल टू पीपल टाइज की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं। देन दोनों के बीच में जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो शेयर किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर इंक्लूडेड हैं। तो ये थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया रसिया रिलेशनशिप। आई होप कि मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है एंड मल्टीपल डायमेंशन कवर की है, जो मोर देन इनफ है आपको एक क्वालिटी आंसर लिखने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट डोमेन में मैं बात करना चाहूँगी। इतनी सारी जो वेरियस डायमेंशन हैं रिलेशनशिप की इंडिया और रसिया के बीच में, इससे आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि भाई जो रसिया की सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, रसिया की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ रसिया फॉर इंडिया की बात करें, स्पेशली इन द प्रेजेंट सिनेरियो या कॉन्टेम्पररी जियोपॉलिटिक्स, तो वो क्या है? पहला, आपको पता है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच की जो टेंशन है उसको डिफ्यूज़ करना है, उसको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है, इसमें रसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। क्यों? क्योंकि रसिया के क्लोज टाइज हैं चाइना के साथ में। इसके बाद से दोनों ही ब्रिक्स के मेंबर हैं, SCO के मेंबर हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में
जो रसिया है इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डिफ्यूजिंग टेंशन विद द चाइना। ओके, देन इसके बाद से न्यू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया को सपोर्ट मिले रसिया का। माइनिंग, एग्रो इंडस्ट्रियल, हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, इन सारे सेक्टर्स पे अगर इंडिया को अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करनी है तो यहाँ पर रसिया बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद से यूएन में जो परमानेंट मेंबरशिप की कैंडिडेसी क्लेम की जा रही है इंडिया के द्वारा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है रसिया का हो सकता है। और साथ ही साथ लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर टू इंडिया कौन है? रसिया। तो यहाँ पर भी आप देख, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, ओके, ये ध्यान रखना है, वन ऑफ द। तो ऐसी सिचुएशन में रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बट जो कॉन्टेम्पररी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट या कॉन्टेम्पररी जियो पॉलिटिक्स रियलिटीज़ क्या हैं? किस तरीके से जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, न्यू पावर्स राइज हो रही हैं, न्यू अलाइंसेस इवॉल्व हो रहे हैं जैसे क्वाड एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल दें अगर, तो जो रसिया का झुकाव है, ओके, चाइना की तरफ, वो स्ट्रॉन्ग हो देखने को मिलता है कि किस तरीके से रसिया और चाइना अपनी इंगेजमेंट को लगातार स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वहीं पर इंडिया का क्लोजर टाइज विथ यूनाइटेड स्टेट, कुछ वर्षों से हमने देखा है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन दिस थिंग कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया की इंगेजमेंट इंक्रीज हुई है। ओके, तो इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक डायनामिक थी इंडिया और रसिया के बीच में, वो ऑल्टर हुई है। ओके, ये जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है कॉन्टेम्पररी टाइम्स में। साथ ही साथ आप देखेंगे, अगर आपने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बहुत डिटेल में पढ़ा है तो आप देखेंगे कि इंडिया का प्रेजेंट जो फीचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो है मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी। मैंने बहुत डिटेल में कवर किया इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, ज़रूर देखिएगा उसे। तो मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, जहाँ पर एम क्या है इंडिया का कि भाई हम मल्टीपल पावर्स के साथ इंगेज करेंगे रादर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल कंट्री, कि हम सिर्फ रसिया पे अलाई नहीं हो सकते या रसिया पे केवल हम डिपेंड नहीं रह सकते, हम मल्टीपल पावर्स के साथ इंगेज करना होगा। हम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, हम यूएस के साथ भी अपनी इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, हम इजराइल के साथ या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अपनी इंगेजमेंट बढ़ाएंगे। तो ये मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी, ये भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स थी उसको ऑल्टर कर रहा है। तो ये जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है। तो मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि क्या मुझे एक सेपरेट लेक्चर बनाना चाहिए क्या, कि किस तरीके से ये जो जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उसके क्या क्या कारण हैं या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया रसिया रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से ये चीज़ें विजिबल हैं। क्या मैं इस पर डिटेल लेक्चर बनाऊं क्या? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपने पूरा लेक्चर मेरा देखा है तो इट मीन्स दैट कि लेक्चर आपको बेनिफिट कर रहा है। तो आप मेरे लिए एक फेवर कर दीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा मेरे चैनल लिंक को, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। इस पर आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती गाइस, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है इस तरीके के लेक्चर्स को बनाने के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा ये चीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।